नमस्कार। ज्ञान की डिजिटल दुनिया ध्येय रेडियो आप सुन रहे हैं। मेरा नाम अंजुम शर्मा है। 7 दिसंबर भारत के लिए, भारतीय सेना के लिए बहुत विशिष्ट दिन। क्यों? आज के पॉडकास्ट में बताऊंगा। 7 दिसंबर को मनाया जाता है सशस्त्र सेना झंडा दिवस। यह दिन देश की सेना के प्रति सम्मान प्रकट करने के रूप में मनाया जाता है। ये उन जाबाज सैनिकों को याद करने का दिन है जिन्होंने दुश्मनों से लोहा लेते हुए खुद को शहीद कर दिया था। 7 दिसंबर 1949 को पहली बार सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया था। ये अलग बात है कि साल 1993 तक इसे झंडा दिवस के रूप में मनाते थे, लेकिन साल 1993 से इसे सशस्त्र सेना झंडा दिवस नाम दे दिया गया। इस दिन खास क्या है? देखिए, आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे देश में सुरक्षा के लिए जो सैनिक शहीद हुए थे उनके परिवार के कल्याण के लिए मनाया जाता है। इस दिन झंडे की खरीद से जो पैसा इकट्ठा होता है उसे शहीदों के आश्रितों के कल्याण में खर्च किया जाता है, यानी शहीदों के परिवार के कल्याण के लिए उसका खर्चा किया जाता है। आज़ादी के बाद सरकार को लगा कि अब सैनिकों के परिवार वालों को ज़रूरत है, उनके कल्याण को ध्यान में रखा जाना चाहिए, क्योंकि उनका एक परिवार का मुखिया, एक बेटा, एक पति देश के लिए शहीद हुआ है। सरकार ने उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखा और 7 दिसंबर 1949 को झंडा दिवस मनाने का फैसला किया। आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि भारतीय सशस्त्र सेना के 3 प्रमुख भाग हैं, जिसमें भारतीय थल सेना है, भारतीय जल सेना है और भारतीय वायु सेना है। जल सेना को आप नौसेना कहते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर होते हैं, सुप्रीम कमांडर होते हैं, और भारतीय सशस्त्र बल भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के तहत आता है। अब जानते हैं तीनों आर्मी के बारे में। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा पैरामिलिट्री फोर्सेस और आर्म्ड फोर्सेस में अंतर क्या है। आप में से बहुत लोग जानते होंगे और बहुतों को कभी कभी कुछ कंफ्यूजन सा रहता होगा। तो पहले सशस्त्र बलों के बारे में जान लेते हैं। तो आप जानते हैं कि भारतीय थल सेना सेना की भूमि आधारित दल की शाखा है और ये भारतीय सशस्त्र बल का सबसे बड़ा अंग है। भारत के राष्ट्रपति थल सेना के प्रधान सेनापति होते हैं और इसकी कमान भारतीय थल सेना अध्यक्ष के हाथों में होती है। भारतीय थल सेना की कुछ प्रशिक्षण टीमें हैं जो विश्व के 10 देशों में उनकी सेनाओं को प्रशिक्षण देने और युद्ध कौशल सिखाने में बहुत महती भूमिका निभाती आ रही हैं। आपको बताऊं, थल सेना का जो आधुनिकीकरण किया जा रहा है उसके तहत 5 आधार हैं। सबसे पहला लिथैलिटी, जिसे बोलते हैं घातक शक्ति। दूसरा है सर्वाइवेबिलिटी, यानी बचे रहने की योग्यता। तीसरा है मोबिलिटी, यानी गतिशीलता। चौथा है सिचुएशन अवेयरनेस, यानी स्थिति के प्रति जागरूकता। और 5वां है सस्टेनेबिलिटी, यानी अपने आप को सस्टेन करते रहने की क्षमता। इन 5 आधारों पर थल सेना का आधुनिकीकरण किया जाता है और किया जा रहा है। भारतीय थल सेना इस समय संयुक्त राष्ट्र के 15 अभियानों में से 7 से ज़्यादा अभियानों में सबसे बड़ी सेना भेजने वालों में से एक है। अगर थल सेना के कमांड की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि मध्य कमान यानी सेंट्रल कमांड लखनऊ में है, पूर्वी कमान कोलकाता, पश्चिमी कमान चंडीगढ़, उत्तरी कमान उधमपुर, दक्षिणी कमान पुणे, दक्षिण पूर्वी कमान जयपुर और प्रशिक्षण कमान शिमला में है। अब बात करते हैं नौसेना की। देखिए, आधुनिक भारतीय नौसेना की जो नींव है वो 17वीं शताब्दी में रखी गई थी, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक समुद्री सेना के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी और धीरे धीरे 1934 आते आते रॉयल इंडियन नेवी की स्थापना हुई। भारतीय नौसेना का मुख्यालय अभी नई दिल्ली में है और ये मुख्यालय नौसेना अधिकारी एक एडमिरल के नियंत्रण में होता है। भारतीय नौसेना अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले समुद्री क्षेत्र की रक्षा करती है और उसका कार्य क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है। आप एक तरफ शत्रुओं से सुरक्षा करते हैं तो दूसरी तरफ मानवीय सहायता और प्राकृतिक आपदा जब आती है तो उस समय राहत पहुंचाने का कार्य भी करते हैं। आपको याद होगा भारतीय नौसेना के कुछ सफल HDR, जिसको कहते हैं ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ, यानी मानवीय सहायता और आपदा से राहत वाले जो मिशन हैं उनकी बात मैं कर रहा हूं। जैसे लेबनान में ऑपरेशन सुकून हुआ था, साल 2006 की बात है। यमन में ऑपरेशन राहत हुआ था, साल 2015 की बात है, जब वहां फंसे हुए भारतीय और विदेशियों को सफलतापूर्वक बाहर निकाला था। और मालदीव का पेयजल संकट भी याद होगा, जब ऑपरेशन नीर के तहत पेयजल संकट के तौर पर सहायता की थी। इसके अलावा जब चक्रवात आते हैं तो इंडियन नेवी सक्रिय हो जाती है। आपको हुदहुद चक्रवात याद होगा और उसका ऑपरेशन लहर। इसी तरह श्रीलंका में चक्रवात रोवानू आया था, उसमें भी इंडियन नेवी ने सहायता पहुंचाई थी। अगर इसकी कमांड की बात करें
तो आप अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में इसको बांट कर देख सकते हैं। पूर्वी कमान विशाखापत्तनम में है, पश्चिमी कमान मुंबई में है जो अरब सागर से लगता है, दक्षिणी कमान कोच्चि में है और अंडमान निकोबार की एक और कमान है जो पोर्ट ब्लेयर में है। अब बात करते हैं वायुसेना की। भारतीय वायुसेना वायु युद्ध और वायु सुरक्षा का महत्वपूर्ण काम देश के लिए करती है। इसकी स्थापना आधिकारिक तौर पर 8 अक्टूबर 1932 को की गई थी और 1 अप्रैल 1954 को, ये मैं आज़ादी के बाद की बात कर रहा हूँ, 1 अप्रैल 1954 को एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी ने प्रथम भारतीय वायुसेना प्रमुख का कार्यभार संभाला था। समय बीतता गया और भारतीय वायुसेना उन्नत होती गई। 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में यानी 1990 की अगर बात करें तो भारतीय वायुसेना में महिलाओं को शामिल करने की पहल की गई और ये एक तरह से असाधारण बदलाव था। साल 2016 में 3 फ्लाइट कैडेट्स का आपको नाम याद होगा, अवनी चतुर्वेदी, भावना कांत और मोहना सिंह, फ्लाइट स्ट्रीम में कमीशन पाने वाली भारतीय महिलाएं बनी थी। अगर इसकी कमांड की बात करें तो पूर्वी कमान शिलोंग में है, पश्चिमी कमान नई दिल्ली, मध्य कमान प्रयागराज, दक्षिणी कमान तिरुवनंतपुरम, साउथ वेस्ट यानी दक्षिणी पश्चिमी कमान गांधीनगर, प्रशिक्षण कमान बेंगलुरु और इसके रखरखाव वाली जो कमान है वो नागपुर में है। तो ये कुछ मोटा मोटी एक जानकारी थी सशस्त्र सेनाओं के बारे में। अब मैं आपको बताता हूँ कि सेना और अर्ध सैनिक बलों में क्या अंतर होता है। देखिए, सेना में जो सशस्त्र सेनाएं हैं उसमें केवल इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी शामिल होती है। सेनाएं आमतौर पर युद्ध के वक्त मोर्चा संभालती हैं और शांति के समय आप जानते हैं वो अलग अलग स्थानों पर छावनी कैंटोनमेंट में रहती हैं। लेकिन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के सुरक्षा बलों में, जिसे आप अर्धसैनिक बल बोलते हैं, उसमें सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, असम राइफल्स और एसएसबी शामिल होते हैं। देश में अर्धसैनिक बलों के जवानों की अगर संख्या लेंगे तो शायद 10 लाख के आसपास है। ये कम या ज़्यादा हो सकती है, इसे एक बार आप चेक कर लीजिएगा। और अर्धसैनिक बलों को ज़्यादातर बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, चीन, भूटान, नेपाल से सटी सीमाओं पर ड्यूटी देनी पड़ती है। अर्धसैनिक बलों में सिविल पुलिस की तरह ही कांस्टेबल भी होते हैं, हेड कांस्टेबल भी, एएसआई भी, असिस्टेंट कमांडेंट, डीआईजी, आईजी, डीजी की पोस्ट होती है। अगर आप इन्हें अलग अलग करके देखें तो सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, आतंकवाद और नक्सल प्रभावित इलाकों में सीआरपीएफ यानी केंद्रीय रिजर्व बल की भी तैनाती की जाती है। अगर आप बीएसएफ की बात करें तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को बांग्लादेश और पाकिस्तान से सटी सीमा ड्यूटी पर लगाया जाता है। आमतौर पर जब युद्ध की स्थिति बनती है तो बीएसएफ की जगह सेना मोर्चा संभाल लेती है। आईटीबीपी की अगर बात करें तो जैसा नाम से भी स्पष्ट है कि ये इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स है, यानी भारत तिब्बत सीमा पर भारत तिब्बत सीमा पुलिस को लगाया जाता है। सीआईएसएफ, इसके जिम्मे सरकारी उपक्रमों की सुरक्षा का जिम्मा होता है। असम राइफल्स, असम के उग्रवाद प्रभावित इलाकों में इन्हें ड्यूटी देनी पड़ती है। और एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल को आमतौर पर भारत नेपाल सीमा पर तैनात किया जाता है। देखिए, अर्धसैनिक बलों की काफ़ी समय से शिकायत रहती आई है कि वो सेना की तरह ही काम करते हैं, लेकिन सेना जैसी सहूलियत उनको नहीं मिलती, ना ही वो सम्मान और ना ही वो सेवा शर्तें उनको मिलती हैं जैसे सेना को मिलती है। अगर आप सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की बात करें तो 27 जुलाई 1939 को सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स एग्जिस्टेंस में आया था और 28 दिसंबर 1949 को सीआरपीएफ एक्ट के माध्यम से इसे देश में लागू किया गया था। आज़ादी से पहले यानी 1939 में जब इसकी स्थापना हुई थी तो ये महारानी को रिप्रेजेंट करता था, यानी क्राउन को रिप्रेजेंट करता था। पूरी सीआरपीएफ की बात करें तो उस पूरी ऑर्गेनाइजेशन में करीब 246 बटालियंस हैं, जिसमें 6 बटालियन महिलाओं की है, 10 कोबरा बटालियन है, 5 सिग्नल बटालियन है और एक स्पेशल ड्यूटी ग्रुप भी है और एक पार्लियामेंट ड्यूटी ग्रुप है। अगर समग्रता में देखें तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स का काम क्या है, तो इसका काम है देश में रूल ऑफ लॉ को मेंटेन रखना, उसमें सहायता देना, सरकार की सहायता करना, इसके अलावा एफिशिएंटली और इफेक्टिवली देश की आंतरिक सुरक्षा की रक्षा करना। सामाजिक सद्भाव, शांति को बनाए रखना भी सीआरपीएफ के प्रमुख कामों में से एक है। तो अब आपको शायद कुछ क्लैरिटी मिली होगी कि भारतीय सशस्त्र सेना और अर्धसैनिक बलों में क्या अंतर है। हालांकि अर्धसैनिक बलों पर एक अलग से पॉडकास्ट बनाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको और ज़्यादा इस पर क्लैरिटी हो सके। छोटे से कार्यक्रम में सब कुछ समेटना संभव नहीं है। तो ये था आज का ध्येय पॉडकास्ट। अगले पॉडकास्ट के साथ जल्द हाजिर होंगे। आप ये पॉडकास्ट ध्येय IAS की वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं। इसके अलावा JioSaavn, गूगल पॉडकास्ट और Spotify जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी ये पॉडकास्ट उपलब्ध है। अगले पॉडकास्ट के साथ जल्द हाजिर होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।